हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी इस वीडियो में बिहार एसएससी प्लस टू लेवल का वैकेंसी जो 2023 के अंदर आया था उसी से संबंधित आप लोगों को पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है जीके जीएस का, उन प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और ये निश्चित रूप से आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से आने की संभावना है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यहाँ से जब सवाल आएगा तो आप लोग निश्चित एग्जामिनेशन में बना के आ पाएंगे। तो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए सवाल है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। पहला ही सवाल है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से। अगर हम लोग बात कर लें कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये जो लागू किया गया था ये 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। यह भी याद रखेंगे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, ये 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये जो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, याद रखिएगा 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। और इसमें मुख्य रूप से जो पत्रिका था जो जिस पर प्रतिबंध लगाया था वो पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा ये अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, इस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सवाल पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी, तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, 1878 ईस्वी में। किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। कब रद्द किया था ये भी जान लीजिए, 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलवाई थी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसने चलवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने ही सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी चलवाई थी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तो हम लोग पढ़ ही लिए 1878 में, किसने लागू किया था, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। इसके साथ में याद रखिएगा इसी लॉर्ड रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा इल्बर्ट बिल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल किसने लागू किया था, लॉर्ड रिपन ने, और कब, 1883 में। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में लागू किया था। और एक डबल स्टार क्वेश्चन कर लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 1904 ईस्वी में इसी लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था अंग्रेज सरकार ने। किसके माध्यम से, तो लॉर्ड कर्जन के माध्यम से, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध से पूछा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 1918 के ये अवधि है। 1914 से 1918 के बीच में जो चला था वो प्रथम विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से लेकर 1945 के बीच का जो था ये द्वितीय विश्व युद्ध था। इसको भी याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा संपूर्ण यूरोप जो था वो दो खेमों में बटा था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। ये पता ही होगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश ऐसे शामिल थे उसको भी याद रख सकते हैं। तो आप अगले स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए अगर पूछा जाए कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, इस मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था ये भी जान लेते हैं। मित्र राष्ट्र में जो था फ्रांस था, याद रखिएगा फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये भी याद रखिएगा अमेरिका के बाद याद रखिएगा ब्रिटेन, ये सभी जो था। और इसके साथ याद रखिएगा इटली, इसके बारे में अभी डिटेल बताएंगे आप लोगों को। ये मित्र राष्ट्र हो गया। दूसरा धुरी राष्ट्र,
धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में जो था मुख्य रूप से वो जर्मनी था। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया था, ये ऑस्ट्रिया हो गया, और ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी था, हंगरी को भी याद रखिएगा, हंगरी, और इटली। इटली के बारे में बताते हैं। ये जो इटली है, ये इटली शुरू में तो धुरी राष्ट्र में था। जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद इटली ने अपना पाला बदलकर वो धुरी राष्ट्र से मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। ये सवाल कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि कौन सा ऐसा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र से पाला बदलकर मित्र राष्ट्र में आ गया, तो वो है इटली। एक सवाल और बनेगा, प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान कौन सा ऐसा देश था जो 1917 में अलग हो गया, तो वो रूस था। याद रखिएगा 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया, और इस रूस के स्थान पे अमेरिका शामिल हुआ था 1917 में। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, तो याद रखिएगा 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। किनके स्थान पर शामिल हुआ था, तो रूस के स्थान पे 1917 के में रूस के स्थान पर अमेरिका शामिल हुआ था। और एक सवाल बनेगा, प्रथम विश्व युद्ध में कौन ऐसे देश थे जो धुरी राष्ट्र से अलग होकर मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया, तो वह इटली था। तो इस तरह से इटली दोनों में था, एक मित्र राष्ट्र में भी और धुरी राष्ट्र में। फाइनली मित्र राष्ट्र की इस युद्ध में विजयी हुआ था और धुरी राष्ट्र की इसमें पराजय हुआ था। अगर इसको आप लोग याद रखना चाहते हैं कि किस तरह से याद रखेंगे, तो एक शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं। बर्फी, BARFI। देखिए, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, ए से हो जाएगा अमेरिका, आर से हो जाएगा रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, और आई से हो जाएगा इटली। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था। बर्फी, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, ए से हो जाएगा अमेरिका, आर से हो जाएगा रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, और आई से हो जाएगा इटली। ये सभी देश जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, भारत के प्रथम ICS अधिकारी कौन बने थे। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के प्रथम ICS अधिकारी कौन बने थे, तो इसका जो सही आंसर होगा, भारत के पहले ICS अधिकारी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के पहले ICS अधिकारी थे। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए ICS की परीक्षा पास करने वाले तब आंसर हो जाएगा कि परीक्षा पास करने वाले। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि ICS की भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने कि ICS की परीक्षा पास किया, तब ये आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, ये हो जाएगा तब सत्येंद्र नाथ टैगोर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पहले ICS अधिकारी, तब आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर हम लोग बात करें भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की जो शुरुआत इनके जनक कहे जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में नागरिक सेवा का यानी सिविल सर्विस के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। और एक सवाल याद रखिएगा आप लोग कि 21 अप्रैल को भारत में इंडियन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के किस आंदोलन में 20 लाख चरखा का संपूर्ण भारत में वितरण किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी के किस आंदोलन में 20 लाख चरखा का संपूर्ण भारत में वितरण किया गया था। 20 लाख चरखा, तो याद रखिएगा गांधी जी का कौन सा आंदोलन था जिसमें 20 लाख चरखा संपूर्ण भारत में ये वितरण किया गया था, वो था असहयोग आंदोलन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। और ये जो आंदोलन था गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत में पहला जन आंदोलन था। 1920 में शुरू किया और 1922 तक ये चला था। 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हुआ था, उस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने भारत में किया जो आंदोलन, उसी का नाम है ये असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन के जब शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में ही बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था किसी कारणवश। तो इसी आंदोलन के दरमियान बनाया गया था एक कोष जिस आर्थिक मदद के लिए, और इस कोष का नाम था बता रहे हैं एक सेकेंड,
इस कोष का नाम था आपके लिए तिलक स्वराज फंड, याद रखिएगा, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड। इस तिलक स्वराज फंड में जो फंड जमा हुआ था वो 1 करोड़ जमा हुआ था, याद रखिएगा 1 करोड़। और इसी 1 करोड़ से 20 लाख चरखा खरीदा गया था। 20 लाख चरखे को पूरे भारत में बांटा गया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया था। अगर हम लोग बात कर ले असहयोग आंदोलन, असहयोग असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया, जबकि 1922 में चौरी चौरा जब हत्याकांड हुआ था, तो इस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। एक सवाल याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा जो जगह है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में एक जगह हुआ करता था पुलिस थाना, जो चौरी चौरा नामक स्थान पे था। और इसी जगह इस पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिस घटना को कहा जाता है चौरी चौरा हत्याकांड। ये घटना कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एक क्वेश्चन शायद छूट गया, उसको देख लेते हैं पीछे। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया, जिसका ये सवाल था, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा गया। सबसे पहले याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया था 1928 में प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसी में ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं इसको, याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेट के लिए, डोमिनियन स्टेट की मांग के लिए, डोमिनियन स्टेट की दर्जा मांग रहा था, इसके मांग के लिए ही नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था 1928 में। इस नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। कब प्रस्तुत किया गया था, 1928 में। अब जो सवाल है उस पर आते हैं, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही ये पेश नहीं हो पाया था, प्रस्तुत नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। क्यों किया गया था, डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को ही ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पर बल दिया गया था, यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जा रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का याद रखिएगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था JL नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और साथ में इसी अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों ने ये निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस तरह से 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सभी कांग्रेसियों ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930 को। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1929 का लाहौर अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे 1931 का कराची अधिवेशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1931 का कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की मांग 1931 का कराची अधिवेशन, ये अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। अगर अगला उसमें और कुछ है, देखिए 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1925 का अधिवेशन कानपुर में भारत की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस की, वो कौन थी, सरोजनी नायडू। 1924 की बात करें तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, ये बेलगांव कर्नाटक के अंदर है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था।
वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, तो वो है 1929 का लाहौर अधिवेशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसी को रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। सवाल है, किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह कीर्ति स्तंभ था? पीछे पढ़े हैं पिछले वीडियो में, रिवीजन है ये। किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह कीर्ति स्तंभ था? तो वो मित्र मेला था। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कामागामा तारू समुद्री जहाज हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती इनमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो वो भगत सिंह इसमें शामिल नहीं था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वो दिल्ली में की गई थी। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। क्रांतिकारियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है बंदी जीवन को। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर स्टैटिक जीके के वो सवाल को पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा गया था, और उसको साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।